नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। वन नेशन वन इलेक्शन पर आई राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, कह दिए ये बड़ी बात। चीन ने कश्मीर अरुणाचल प्रदेश में G20 के कार्यक्रम रखने पर जताई थी आपत्ति। पीएम मोदी ने यूं बंद कर दी बोलती। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए घोषित किया उम्मीदवार। यूपी से इस दिग्गज नेता को बनाया प्रत्याशी। राहुल ने लालू से मटन बनाना सीखा, दिखा लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला। प्रियंका के लिए भी पैक कराया। गदर 2 आज 500 करोड़ कमा सकती है, सबसे तेज यहां तक पहुंचने वाली हिंदी फिल्म बनेगी। टोटल कलेक्शन 493 करोड़ से ज्यादा। अब समाचार विस्तार से। वन नेशन वन इलेक्शन पर राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल गांधी ने एक देश एक चुनाव को संघ और उसके सभी राज्य पर हमला बताया है। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित कर चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में चुनाव को लेकर बिल भी ला सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की वन नेशन वन इलेक्शन पर पहली प्रक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन को संघ पर हमला बताया है। एक देश एक चुनाव को लेकर कांग्रेस पीछे हट गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर बनी कमेटी से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने किनारा कर लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर रिएक्शन देते हुए राहुल गांधी ने पोस्ट किया, इंडिया अर्थ भारत राज्य का एक संघ है, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार है। संघ और उसके सभी राज्य पर हमला है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में जिक्र किया है कि राज्यसभा में मौजूद नेता विपक्ष को इस कमेटी से बाहर रखा गया है। ये संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली का जानबूझकर अपमान है। इन परिस्थितियों में मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जानने की इससे पहले केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव की समिति के लिए अधिसूचना जारी कर चुकी है। इस समिति में अध्यक्ष समेत 8 सदस्यों का नाम शामिल है। समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सत्कर्ता आयुक्त संजय कोठारी सदस्य बनाए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी और विपक्षी दल आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी के इसके फायदे गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की मंशा संसदीय ढांचे में बदलाव की लग रही है और इन्हें पहले से ही भारतीय संवैधानिक ढांचे में विश्वास नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पूछा कि देश में इतने संगीन मामले हुए, उस पर कोई कमेटी नहीं बैठी, फिर एक देश एक चुनाव में कमेटी क्यों? चीन जो G20 का सदस्य है और पाकिस्तान जो समूह का सदस्य नहीं है, कश्मीर में भारत द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्णय पर आपत्ति जताती थी। अब इसे लेकर पीएम मोदी ने दोनों को अच्छी तरह से समझा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए अपने हर हिस्से में G20 बैठकें आयोजित करना स्वाभाविक है। उन्होंने ये बात कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित कुछ कार्यक्रम पर चीन की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा। वैश्विक मंच पर भारत की संस्कृति और क्षेत्रीय विविधता को प्रदर्शित करने के अपने प्रयास के तहत मोदी सरकार ने देश भर में G20 कार्यक्रम को मेजबानी की है। चीन जो G20 का सदस्य है और पाकिस्तान जो समूह का सदस्य नहीं है,
कश्मीर में भारत द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्णय पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि उसे वे विवादित लगते हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी भारत की संप्रभुता पर आपत्ति व्यक्त करता है। भारत पहले ही चीन और पाकिस्तान के दावों को खारिज कर चुका है। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते में एक विशेष साक्षात्कार में कहा, ऐसा प्रश्न वैध होता है यदि हमने उन स्थानों पर बैठकें आयोजित करने से परहेज किया होता। हमारा देश अत्यंत विशाल, सुंदर और विविधतापूर्ण है। जब G20 बैठक हो रही है तो क्या ये सब स्वाभाविक नहीं है कि बैठक हमारे देश के हर हिस्से में आयोजित होगी? भारत ने 22 मई से 3 दिन तक श्रीनगर में पर्यटन पर G20 कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित की थी। चीन को छोड़कर G20 देशों के सभी प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम के लिए सुरमई घाटी का दौरा किया था। मार्च में G20 कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा भी किया था। भारत ने तब चीनी दावों को खारिज करते हुए कहा था कि वह अपने क्षेत्र में बैठकें करने के लिए स्वतंत्र है। मोदी ने कहा कि जब तक भारत की G20 अध्यक्षता का कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, तब तक सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें हो चुकी होंगी। उन्होंने कहा कि लगभग 125 राष्ट्र के 1 लाख से अधिक प्रतिभागी भारतीयों के कौशल को देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी और राज्यसभा के लिए उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी राज्यसभा के उपचुनाव के लिए दिनेश शर्मा के नाम पर अपनी स्वीकृति दे दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के एक सीट वरिष्ठ बीजेपी नेता हरिद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई थी। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का 74 वर्ष की उम्र में 26 जून को दिल्ली में निधन हो गया था। आगरा के रहने वाले हरिद्वार दुबे की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है। 6 सितंबर को नामांकन की जांच की जाएगी और उम्मीदवार 8 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 15 सितंबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। बता दें कि दिनेश शर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार में साल 2017 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 12 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मे दिनेश शर्मा 2 बार लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं। वो साल 2006 में पहली बार लखनऊ के मेयर चुने गए थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव से बिहार का प्रसिद्ध चंपारण मटन बनाना सीखा। कांग्रेस नेता ने शनिवार को अपने YouTube चैनल पर इसका वीडियो शेयर किया है। राहुल ने वीडियो कैप्शन में लिखा, लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला। राहुल ने वीडियो के साथ लिखा, लालू जी एक लोकप्रिय राजनेता है, ये सभी जानते हैं, मगर उनकी छुपी हुई एक और कला है, खाना बनाना। उनके थोड़े से स्वस्थ होने के बाद उनसे मिलने का मौका मिला तो सोचा क्यों ना उनकी सीक्रेट रेसिपी भी सीख लूं। लालू के दिल्ली स्थित आवास पर राहुल गांधी के स्वागत में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद रही। राहुल ने बताया कि लालू ने उन्हें प्यार से मटन पकाने के साथ बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाया। वीडियो में लालू यादव और मीसा भारती राहुल को मटन बनाने की विधि बताते हैं। लालू कहते हैं कि ये मटन बिहार से मंगवाए गए हैं। खाना बनाने के साथ दोनों नेताओं के बीच राजनीति पर भी चर्चा होती है।
राहुल गांधी ने मटन और राजनीति के बीच के फर्क को लेकर लालू से सवाल किया। इसके जवाब में लालू ने कहा कि बिना मिक्सिंग के राजनीति नहीं हो सकती है। राहुल लालू से उनका पसंदीदा विदेशी खाना पूछते हैं। लालू बताते हैं कि उन्हें थाई फूड बहुत पसंद है। राहुल कहते हैं, मेरी बहन प्रियंका थाई फूड बनाती है, मैं आपके लिए जरूर भिजवाऊंगा। इस दौरान निशा भारती बताती हैं कि उनके पिता को जो इच्छा होती है वो वही खाते हैं, घर में जो खाना रखा होता है वो नहीं खाते हैं। राजनीति से हटकर राहुल ने लालू से पूछा कि पहली बार आप खाना कब पकाए थे। लालू बताते हैं, बचपन में पटना आए थे, भाई लोग यहाँ काम करते थे, मैं उन लोगों के लिए खाना बनाता था, जलावन चुनता था, मैंने मसाला पीसना, बर्तन धोना सब वही सीखा। फिर राहुल लालू से सवाल करते हैं, राजनीतिक मसाला क्या होता है। इस पर लालू कहते हैं, राजनीति मसाला मतलब संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। इसके बाद डिनर टेबल पर राहुल, लालू और तेजस्वी एक साथ खाना खाने बैठते हैं। लालू की बेटी सभी को खाना सर्व करती है। राहुल ने खाते हुए कहा कि जब मैं यूरोप में रहता था तो खाना बनाना सीखना पड़ा, बेसिक चीजें मैं बना लेता हूँ। बातचीत के दौरान राहुल कहते हैं, मेरी बहन ने कहा कि ये थोड़ा उसके लिए लेते आऊं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं उसके लिए लेकर नहीं गया। वीडियो के अंत में प्रियंका मटन खाते हुए दिखी। उन्होंने लालू यादव के चंपारण मटन स्पेशल की तारीफ की। गदर 2 आज 500 करोड़ क्लब में शामिल हो सकता है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 493.37 करोड़ रुपए का हो गया है। गदर 2 इसी के साथ 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म तीसरी बन जाएगी। फिल्म ने शनिवार को 5.72 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म को रिलीज हुए 23 दिन हो गए हैं, फिर भी इसकी कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर गदर 2 500 करोड़ कमाती है तो सबसे तेज इस आंकड़े तक पहुंचने वाली हिंदी फिल्म बन जाएगी। पहले नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म पठान है। 500 करोड़ कमाने के बाद गदर 2 की निगाहें बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन के रिकॉर्ड पर होगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए गदर 2 को सिर्फ 16 करोड़ रुपए कमाने होंगे। कुछ ट्रेड एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि गदर 2 510 करोड़ रुपए तक ओवरऑल कलेक्शन कर सकती है। फिल्म पठान के रिकॉर्ड तक पहुंचेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पठान के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए गदर 2 को अभी 50 करोड़ कमाना बाकी है। खास बात यह है कि गदर 2 पठान और बाहुबली की तुलना में कम स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। वहीं इसका OMG 2 से कलेक्शन भी हुआ था। अगर फिल्म सोलो रिलीज हुई होती तो अब तक पठान का रिकॉर्ड टूट चुका होता। गदर 2 की कमाई देख ट्रेड पंडितों से लेकर साधारण जनता भी चकित है। किसी को अनुमान नहीं था कि फिल्म 500 करोड़ के आंकड़े के आसपास पहुंच जाएगी। गदर 2 की धूम विदेशों में भी मच रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 646.2 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका और यूके जैसे देशों में फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। 25 अगस्त को रिलीज हुई ड्रीम गर्ल 2 की कमाई गदर 2 की तुलना में काफी कम हो गई है। गदर 2 इससे पहले रिलीज हुई थी। ड्रीम गर्ल 2 ने अब तक 78.2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 90 से 95 करोड़ के बीच रह सकता है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।